उसने आंखों से आंखें जो मिला दी, जिंदगी झूम के मुस्कुरा दी। जुबां से तो हम कुछ ना कह सके, लेकिन आंखों ने दिल की कहानी बता दी। नमस्कार, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ मैं नाविका। जी हाँ, आंखें ऐसी चीज होती हैं जो सब कुछ बयां कर देती है। आप चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन आंखें जो होती है वो सारी बातें बता देती है अगर आप जानना चाहें तो। आज जो हेलो डॉक्टर प्रोग्राम है, इसमें हमने विषय रखा है अंधापन। क्योंकि जिस तरीके से आज के डेट में तमाम तरह की बीमारियों ने जगह बना ली है, उसमें से एक बीमारी जो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो है अंधापन, जिसकी रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी हम अंधापन नियंत्रण वीक मना रहे हैं, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक चलने वाला है। इसीलिए आज हमने ये विषय रखा है आज के हेलो डॉक्टर में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 डॉक्टर्स स्टूडियो में हैं। एक हैं अमित राज जी, जो कि एम्स में डिपार्टमेंट हेड हैं, और एक है हमारे साथ में रश्मिका सिंगला जी, जो कि कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल मैम आपसे लेना चाहेंगे कि ये जो अंधेपन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसके क्या लक्षण क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं? क्या एकदम सडनली इंसान को सब कुछ दिखना बंद हो जाता है? ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस और पार्शियल ब्लाइंडनेस होता है। जैसे धीरे धीरे कुछ हमारी आँख की बीमारियां होती हैं, जैसे समझ लीजिए पुतली का सफ़ेद होना, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और शुरू में आपको फोकस करना, दूर से देखना या रोशनी में दिक्कत होना, ये शुरुआती कुछ सिम्टम्स हैं इसके। मोतियाबिंद, जो कि बहुत ही कॉमन कॉज है, उसमें भी आपको धीरे धीरे दिखना, या कुछ लोग बोलते हैं हमें 4 या 5 चांद दिखते हैं। इस तरह से ये शुरुआत होता है इन चीज़ों का। फिर कंप्लीट ब्लाइंडनेस होती है, जो सडन होती है। उसके भी अलग रीजंस हैं। तो उसमें आपका तुरंत में आंख के आगे कालापन आ जाता है। टोटल लॉस ऑफ ब्लाइंडनेस। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बताया मैम ने कि तुरंत में जो रोशनी होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, उजाला तक भी जो है इंसान नहीं देख पाता है। क्या कुछ कारण हो सकते हैं इसके? अंधेपन के कारण क्या होते हैं? अंधेपन के कारण इंडिया में, हमारे देश में जो सबसे कॉमन है उसमें उजला मोतिया है, जिसको कि हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं साइंटिफिकली। वो करीब इंडिया में 60% के लगभग लोग जो अंधे हैं वो उजला मोतियाबिंद के चलते हैं। उसके बाद रिफ्रैक्टिव एरर, जिसमें कि दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अस्टिग्मेटिज्म, ये करीब 19 से 20% लोग इसके कारण हैं अंधे। उसके बाद है ग्लोकोमा, जिसे हम काला मोतिया कहते हैं, 5 से 7% लोग ग्लोकोमा के चलते हैं। उसके बाद कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, जो हमारी काली पुतली है, जो एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन वो हमारे आइरिस के कलर के चलते ऐसा कलर दिखता है, ब्लैक और डिफरेंट ब्राउन, जो भी कलर आँखों की कलर होती है उसमें सफ़ेदी आ जाती है। या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी, वो एक कॉमन कॉज है। एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ये सब इंडिया में इम्पोर्टेंट कॉज हैं जिसके चलते ब्लाइंडनेस होता है। जी। तो अगर आपके पास भी अगर कोई सवाल है अंधेपन से जुड़ा हुआ जो आप जानना चाहते हैं, या फिर दृष्टि से जुड़ी हुई कोई भी सवाल है आपके पास में, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए 1800-3456171 नंबर डायल कीजिए और आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आँखों में आजकल देखा जाए तो लोग कई तरह के लेंस लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फैशन के लिए, स्टाइल के लिए। क्या उसका भी कहीं कुछ बुरा असर पड़ता है हमारी आँखों पर? जो डिफरेंट कलर्ड लेंसेज होते हैं वो उसको हम लोग कॉस्मेटिक लेंसेज बोलते हैं, कॉस्मेटिक कलर लेंस। यदि उसको सही तरीके से लगाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली जो डेली डिस्पोजल, जिसको हर एक दिन हम चेंज करते हैं, और स्पेशली कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद सोना नहीं है, सोने से पहले कॉन्टैक्ट लेंस को हटा देना है। कॉन्टैक्ट लेंस को जो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन है उसमें रखना है, प्रॉपर केस में रखना है। कॉन्टैक्ट लेंस के लिए जो भी कमर्शियल सॉल्यूशन आता है उसी से क्लीन करना है, ना कि घर में जो टैप वाटर है उससे क्लीन कर लें। कॉन्टैक्ट लेंस लगा के हमें कुछ एक्टिविटी है, स्पेशली जो स्विंग, जो तैरने के लिए, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है।
जब भी लगे कि हमें आँख में प्रॉब्लम हो रही है, आँख रेड हो रही है, आँखों में चुभन हो रही है, तो सबसे पहला काम कि कॉन्टैक्ट लेंस हटा देना है। तो उससे इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है तो देन निकट के आई के डॉक्टर को, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना है। जी। और इस वक्त हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है और आपका सवाल क्या है? सवाल है मेरा, मैं बिहार मुजफ्फरपुर से बोल रही हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। जी मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रही हूँ। अर्चना मेरा नाम है। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहती हूँ कि ग्लूकोमा जो हो जाता है आंखों में, वो परमानेंटली ब्लाइंडनेस होता है, मतलब पूरा अंधापन हो जाता है, जो पेशेंट को नहीं दिखता है, हमेशा के लिए ब्लाइंडनेस हो जाता है। हाँ, अर्चना जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा मैं अभी बता रहा था, इंडिया में करीब 5 से 7% लोग ग्लाकोमा, काला मोतिया के चलते अंधे हैं। तो ग्लाकोमा लोगों में ये भ्रांति होती है कि उजला मोतिया और काला मोतिया दोनों सेम है। ऐसी बात नहीं है। उजला मोतिया जो कैटरेक्ट, जो कि कैटरेक्ट को रिमूव करने के बाद, सर्जरी के बाद, उसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं जिसको इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं, उसके बाद पूरी रोशनी लगभग आ जाती है। लेकिन जो काला मोतिया है, ग्लाकोमा है, वो नस की बीमारी है, उसमें नस डैमेज होता है। तो इसके लिए है कि हम लोग इसको शुरू में ही, इनिशियल स्टेज में ही डायग्नोसिस कर लें। उसके बाद इसके लिए आई ड्रॉप अवेलेबल होते हैं। इफ़ आई ड्रॉप से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हम लोग इसको सर्जरी करते हैं। तो लेकिन जो भी नस डैमेज हो चुकी है वो लौट के नहीं आ सकती है, इसलिए इसको सीरियसली लेना है। और इसके लिए जब भी या तो डायग्नोसिस हो चुका है या फिर कुछ लोग जो इसके लिए जो ज़्यादा जिनको होने का चांस रहता है, जैसे किसी की एज 40 से ज़्यादा है, किसी को डायबिटीज़ है, मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, किसी को एक पर्टिकुलर आई में ट्रॉमा हो चुका है, वो लोग उनको काला मोतिया होने की ज़्यादा संभावना रहती है। ग्लाकोमा में कुछ ऐड करना चाहूँगी। जी बोलिए ना मैम। हाँ, कि इसमें ये जो कंप्लीट ब्लाइंडनेस है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका ना आपको पता चलेगा ना आपको इसके कोई सिम्टम आएंगे, इसलिए सबसे खतरनाक चीज़ है जो कि ब्लाइंडनेस कॉज करता है कंप्लीट। बिल्कुल। हाँ, जिसको हम एक्यूट कंजेस्टिव अटैक भी बोलते हैं, कि सुनते हैं कि सुबह उठे और एकदम से रोशनी चली गई। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री, जी जिनकी इस पर जेनेटिक हिस्ट्री के बारे में मैम हम जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है और क्या सवाल है आपका? हाँ, नरेंद्र विद्यास नाम है, 14 साल उम्र है मेरी। सवाल है CNVM है मेरी आंखों में। हेलो जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए। आंखों में CNVM है मेरे, तो जो इंजेक्शन लगता है तो इससे कितना बेनिफिट होता है और इंजेक्शन कितने बार लगते हैं? जैसे काफी टाइम हो गया मेरा, तो इंजेक्शन से फायदा हो सकता है और विजन आ सकता मेरा वापस? आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है, एक बार अपने प्रश्न को दोहराएंगे प्लीज। मेरी आंखों में CNVM है, कोर्डियो। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। CNVM, जिसको कोराइडल न्यूरोवैस्कुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये अभी मैं बता रहा था, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। उसमें ड्राई ARMD होता है और बेट ARMD। ये बेट ARMD का पार्ट है जिसमें कि आँखों पे जो मैकुला, जो जहाँ से रोशनी हमें बनती है, वहाँ पे ब्लीड होने के चांस रहते हैं, खून के धब्बे आने के चांस रहते हैं। तो इसके लिए इंजेक्शन अवेलेबल होता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, उनकी सलाह से ही आप इसका इलाज करा सकते हैं। सर, जिस तरीके से अभी हम लोग बातें कर रहे हैं और अभी हमारा जो वीक चल रहा है, जो सप्ताह मना रहे हैं, वो है अंधापन नियंत्रण सप्ताह मना रहे हैं। सर, आप बता सकते हैं कि ये सप्ताह क्यों मनाया जाता है? ये अंधापन नियंत्रण सप्ताह जो 1 से 7 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ये फर्स्ट ये स्टार्ट हुआ था नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, जो कि 1960 में फॉर्म किया गया था। और लेट प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो इसके पहले अध्यक्ष थे। इसका ये काम था कि जो भी अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है उसके बारे में जागरूकता फैलाना है लोगों में, और इसको कैसे रोका जाए, इस ब्लाइंडनेस को कैसे कम किया जाए। तो उसके बाद फिर WHO के द्वारा
इंडियन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के साथ में इसको 1999 में इसको राइट टू साइट इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें ये था कि अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस को कम से कम इसको करना है 2020 तक। जी सर, इस पे हम और भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। पूछिए आपका सवाल क्या है और आप कहाँ से बता रहे हैं? चंदन कुमार साहब बोल रहा हूँ पटना सिटी से। मैम जी सवाल पूछिए अपना। मैम, चश्मा का पावर बढ़ते जा रहा है, उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा पावर बढ़ रहा है। सर चश्मे का पावर बढ़ते जा रहा है। आँख में ड्राइनेस भी रहता है। मैम आप बताना लाइट चाहेंगे? में बहुत कम दिखाई देता है, धुंधला दिखता है। जी हाँ, तो चश्मे का पावर सिर्फ पावर कह के हम नहीं इसको कर सकते। जब आप चेकअप कराते हैं, दो तरह के पावर होते हैं चश्मे के, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। तो अगर ये निरंतर आपका 19 साल की उम्र के बाद बढ़ता जा रहा है तो हमें कॉर्नियल टेस्ट कराना पड़ता है देखने के लिए कि क्या ये केरेटोकोनस की तरफ जा रहा है कि नहीं। दूसरा जो आप ड्राइनेस बोल रहे हैं, आजकल कंप्यूटर रिलेटेड, स्क्रीन्स रिलेटेड काफ़ी ड्राइनेस होता है, तो उससे आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जैसे 30 मिनट पे कुछ गैप लेना चाहिए। आपका कंप्यूटर रिलेटेड वर्क है, कॉल बैक। हाँ मैम, निश्चित रूप से आज के डेट में देखा जाए तो जितने लोग हैं सब कहीं ना कहीं कंप्यूटर पर ज़रूर बैठते हैं, थोड़े वक्त के लिए या फिर ज़्यादा वक्त के लिए। बिल्कुल, तो उसमें 30 मिनट्स पे गैप लें, 5 से 10 मिनट का, जिसमें आप कुछ कंप्यूटर एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे ब्लिंकिंग 20-20 करके एक एक्सरसाइज है, और आंखों पे ठंडे पानी का छींटा मारें दिन में 3 से 4 बार, वो भी बहुत अच्छा है। और बाकी अगर पावर बढ़ता जा रहा है उसके लिए एक रेगुलर चेकअप चाहिए। जिस तरीके से हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब की अंधेपन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, अंधापन को कैसे रोका जाए इसके लिए हम नियंत्रण जो अंधापन नियंत्रण सप्ताह है वो मना रहे हैं। इस पर बातें बहुत सारी करेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी बहुत सारे कॉलर्स जो है वो लोग जुड़े हुए हैं, लगातार उनके सवाल आ रहे हैं। जी पूछिए, आपका नाम क्या है और आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, ग्लूकोमा है या नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा पेशेंट को? जी ग्लाकोमा ये जो है अभी मैडम ने भी इसके बारे में बताया, 2 तरह का होता है, जिसको हम लोग ओपन एंगल ग्लाकोमा बोलते हैं और एंगल क्लोजर ग्लाकोमा। ओपन एंगल ग्लाकोमा जो है उसमें पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता है। पेशेंट को सिम्टम जब रोशनी कम होती है उस समय लगभग पूरी नस सूख जाती है, उसके बाद पता चलता है। जो फील्ड ऑफ विजन जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसको साइड में कितना दिख रहा है, वो फील्ड ऑफ विजन कंस्ट्रिक्ट होते जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा आँखों में प्रेशर बढ़ता है, जैसे एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में, तो वहाँ पे है कि डबल दिख सकता है, साथ में वोमिटिंग भी हो सकता है, पेन तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आँखों का प्रेशर उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल जो ये लक्षण है कि कोई चश्मा लगा रहा है तो उसके नंबर बहुत ज़्यादा रेगुलर इंटरवल पे चेंज हो रहे हैं, और मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक ही होता है। तो 40 के एज के बाद जब भी आप नेत्र चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो आपकी नसों को, जो फंडस जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आँखों की नस होती है, उसको ज़रूर वो एग्जामिन करते हैं। उसमें वो देखते हैं कि कोई चांसेस तो नहीं है, तो उसके लिए फिर पेरीमेट्री टेस्ट है, या फिर आँखों का प्रेशर लिया जाता है, या फिर फंडस की फ़ोटो ली जाती है, जिसमें कि डिटेल से एग्जामिन करके आपको उसके बारे में बताया जाता है कि आप इसके लिए इसको आगे टेस्ट कराना है या नहीं कराना है। तो बहुत सारे तमाम जो सवाल है उसके जवाब डॉक्टर साहब लोग लगातार दे रहे हैं। जो विषय हमने रखा है वो है आज अंधापन का विषय रखा है, जिसमें ये वो स्थिति होती है जिसमें इंसान कुछ भी नहीं देख पाता है। आप सोचिए कि दुनिया इतनी खूबसूरत है, चीज़ें इतनी खूबसूरत है, लेकिन कोई इंसान कुछ नहीं देख पाए, कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है और आपका सवाल क्या है? मैं रमेश चंद ठाकुर दरभंगा जिला से बोल रहा हूँ। सवाल पूछिए। मेरे बच्चे का जो है 3 साल के बाद जो है तो आँख जो है सो मैडम टेढ़ा होने लगा था जी। तो टेढ़ा होने लगा, उसके बाद देखे कि लाल होने लगा था आँख। फिर आँख से जो है सो देखे क्या करते हैं उसको, गंदा कचरा वो आने लगा था। तो ड्रॉप से अभी तक डॉक्टर ड्रॉप चला रहे हैं, लेकिन ड्रॉप खत्म होते ही वही समस्या आ जाती है जी।
तो इसका क्या कर सकते हैं, कैसे ये बीमारी ठीक होगी? जी बिल्कुल, बताएंगे मैम क्या हाँ, क्या ये जो कुछ? रबिंग की आप पहली चीज़ बता रहे हैं कि आँख खुजलाते हैं, तो इसके लिए कुछ ड्रॉप्स तो चलता ही है, पर 19-20 साल तक ये प्रॉब्लम बार बार आती है और जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कोई भी ड्रॉप आप खुद से ना डालें। कुछ ड्रॉप स्टीरॉयडल होते हैं जो आगे जाके ग्लूकोमा या और तकलीफ़ें बच्चों को कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जितना कम बच्चा खुजलाए उतना ये जल्दी ठीक होता है। तो कोशिश करें कि बच्चे को रोकें खुजलाने से, और उस वक्त ही वो बर्फ़ को कपड़े में लेके उसको थोड़ा सा सेकें आँखों को, दिन में 3 से 4 बार। और जितना वो खुजलाएंगे पुतली की बीमारी भी बढ़ेगी। दूसरा, आप बोले स्क्विंटिंग, तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड नहीं हैं। एक तो हुआ आपका जो एलर्जी है, वीकेसी, खुजलाना, दूसरा हुआ स्क्विंटिंग। तो बहुत ज़रूरी है इसके आँख का पावर का बच्चे का पहले चेक करवाना, क्योंकि कभी कभी उस कारण से भी स्क्विंटिंग आता है। चश्मा पहन के काफ़ी तरह के स्क्विंट्स ठीक होते हैं, तिरछापन ठीक होता है, और जो नहीं होता है उसके लिए ऑपरेशन किया जाता है। तो देखिए किस तरीके से सवाल तमाम आ रहे हैं और कितनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। 3 साल के बच्चे से जुड़ी समस्या थी, और बच्चों में जो देखा जाए कि आंखों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये एक रीज़न हो सकता है कि आजकल लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। जी बताइए आपका नाम क्या है और आपका सवाल क्या है? हाँ, हम पटना से सत्या मीनाक्षी बोल रहे हैं। जी मैडम, ये आँख मेरा हमेशा लाल रहता है, और दवा हुआ डालते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर हमेशा लाल हो जाता है। तो ये परमानेंटली 4 साल से चल रहा है, तो इसका क्या उपाय है? कोई भी डॉक्टर सही से क्योर नहीं कर पा रहे हैं मैम। कोई दवा है तो आप अपने तरफ से बता दीजिए। आँखों का लाली का बहुत सारे कारण हैं। अब इसमें ये हो सकता है कि कभी कुछ क्रोनिक इन्फेक्शन हो, या फिर जिसे हम यूवेइटिस बोलते हैं, जो कि क्रोनिक यूवेइटिस होता है, उसमें भी आँखों की लाली कंटिन्यूस बनी रहती है। या फिर कभी कभी ये है कि आँखों का प्रेशर बढ़ा हुआ हो, ग्लूकोमा हो, उसमें भी यदि प्रेशर कंट्रोल ना हो, या कभी कभी ड्रग का साइड इफ़ेक्ट होता है, उससे भी आँखों की लाली बनी रहती है। तो उस दवा को हटा लिया जाता है, उसके जगह पे दूसरे दवा दिया जाता है, जिसमें कि आँखों की लाली कम हो जाती है। मेन बात जो आप बोल रहे हैं कि मैं खुद से दवा डाल लेती हूँ, कुछ डालती हूँ, ये बहुत ख़तरनाक होता है। इसलिए सही इलाज में रहिए, क्योंकि कारण बहुत हैं लाली के और उनके इलाज भी हैं। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ आजकल देखी जा रही है कि लोगों की आंखों में बहुत जल्दी लाली आ जाती है। इनफैक्ट ऐसा कई बार देखा गया है डॉक्टर साहब कि जब कोई नहा करके भी निकलता है या फिर तुरंत फेस होता है, आंखों पर पानी डालता है, उसके बाद आंखें जो होती है वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है। तो इसको सिर्फ कॉमन एक प्रॉब्लम मान के चले या फिर कोई सीरियसनेस है इसके पीछे में? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिसमें कि पॉल्यूशन लेवल जो है, अब जानते ही हैं बहुत सारे जो ये पॉल्यूटेंट होते हैं, ये जो कि हमारी आंखों में जाते हैं, और ये फिर इसे क्रोनिक एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है, उससे भी रेडनेस होता है। बहुत बार सोने के उठने के बाद होता है, उसमें ये देखा है कि वी हैव टू रूल आउट, हम लोग को ड्राई आई रूल आउट करना ज़रूरी है कि सोने से उठने के बाद कोई रेडनेस हो रही है या फिर चुभन हो रही है, तो उसमें ड्राई आई होने के ज़्यादा संभावना होती है। आजकल एक और बहुत समस्या जो है जिसको देखा जाता है वो है कि आंखों से पानी काफ़ी ज़्यादा गिरता है। कई लोग ऐसे होते हैं, इनफैक्ट बच्चों की बात करें तो बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनकी आंखों से पानी गिरने लगता है। इस समस्या पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। जी बताइए आपका नाम क्या है और आपका सवाल क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा सवाल ये है कि पास जो है देखने में धुंधलापन लगता है, दूर देखने से कोई दिक्कत नहीं है, पास में थोड़ा धुंधलापन है। मेरी 40+ उम्र हो गई। 40+ उम्र जो है उसको हम लोग ये बोलते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में ये है कि नॉर्मल जो नज़दीक के लिए हमें एकोमोडेशन की ज़रूरत होती है, वो उसके डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, लेंस से मिलता है, वो धीरे धीरे लूज हो जाता है, तो उसका जो पावर है वो लूज हो जाता है। तो उस पावर को सप्लीमेंट करने के लिए हम लोग नज़दीक का ग्लास देते हैं, प्लस ग्लास, जिसको कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस देते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एज रिलेटेड चेंज है। जस्ट आप कोई भी नेत्र चिकित्सक के पास जाएं, नेत्र हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे आंखों की जांच कराएं,
और नज़दीक के लिए चश्मा लें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये है कि बच्चों में आजकल के, जैसे कि अभी एज को रिलेटेड आपने बताया कि एज होती तो ये समस्याएं, कुछ समस्याएं जो है वो ऑटोमेटिक आ जाती हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं लॉकडाउन में उनके पास, चूंकि उनके पास कोई ख़ास ऑप्शन नहीं थे, उनको पढ़ाई के लिए उनको लैपटॉप के सामने में, टैब के सामने में बैठना होता था, उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता था। चाहे आप कुछ भी कर ले, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ऑप्शन नहीं था, इसलिए बच्चे ने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया। और अब कहीं ना कहीं उनकी एक हैबिट भी ये चीज़ की हो चुकी है कि उन्हें मोबाइल देखना ही देखना है, उन्हें टीवी देखना ही देखना है, और उन्हें गेम्स खेलने ही खेलने हैं। तो उनको कैसे रोका जाए? क्या उनको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए कि उन्हें आंखों से जुड़ी कोई बड़ी समस्या ना हो जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमने भी बहुत सारे बच्चे आए हैं और बहुत से बच्चों को चश्मा लगा है, जो कि देख के बहुत बुरा लगता है। तो उनको रोकना तो है ही, वो तो खैर पेरेंट्स को रोकना है। सबसे पहले ये देखना है कि क्या उनकी आंख में नंबर आ रहा है चश्मे का, क्योंकि नहीं तो धीरे धीरे वो लेज़ी आई, एम्ब्लियोपिया या सुस्त आंख में चले जाते हैं। काफ़ी बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं जो कि 2 या 3 साल के अंदर एक आंख की रोशनी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला नज़दीक में देखते देखते में कि उनकी रोशनी कम हो रही है। ये फिर ब्लाइंडनेस की तरफ जाता है, जो कि नॉन ट्रीटेबल भी हो जाता है एक उम्र पे जाके। तो इसलिए उनके पावर चेक कराना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें सिर्फ आंखों से जुड़ी समस्या तो ठीक है, वो होती है, लेकिन कई बार उन्हें हेडेक जैसी परेशानी भी होती है, और हेडेक को भी हम कहीं ना कहीं इससे जोड़ करके देख सकते हैं। इस सवाल को लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है और आपका सवाल क्या है? जी, गिरीश कुमार, पटना से, सवारपुर छिपारा। सवाल पूछिए। वही आँख में लेंस लगाया था, 6 महीना साल भर ठीक चला, फिर धुंधलापन नजर आ गया। जी आपने लेंस लगाया, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद लेंस लगाया गया है। जो सबसे कॉमन कॉज होता है आंखों के पीछे झिल्ली का बनाना, जो कि ओपेसिफाई होती है, तो उसको बहुत आसानी से आजकल नई तकनीक है, ND आग लेजर से उसको कट किया जाता है। तो आप अगेन या तो सेम डॉक्टर को या फिर नज़दीक के आई हॉस्पिटल में दिखाएं, वो उसका इलाज संभव है। दूसरे कुछ अनकॉमन चीज़ें होती है जिसमें कि पीछे पर्दे पे सूजन हो, उससे भी रोशनी कम हो जाती है, लेकिन ये इसका डिटेल इवैल्यूएशन के बाद ही उसको बताया जाएगा। डॉक्टर साहब, जो बातें चल रही है, हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में बात कर रहे थे, और मैम ने जैसा कि बताया कि ये बहुत सीरियस भी हो सकता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस की तरफ भी जा सकता है बच्चों में, वो तो ठीक है, लेकिन आजकल बच्चों में हेडेक की परेशानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ आंखों से जुड़ा होता है या फिर कुछ और चीज़ से इसको देखा जा सकता है? जहाँ तक हेडेक की बात है तो ये इसके हज़ारों काउज हैं, ये सिर्फ एक काउज नहीं है, लेकिन हेडेक के साथ में कुछ विजन का प्रॉब्लम है, और जब भी नज़दीक का आप बच्चे काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें उनको दिक्कत आ रही है, तो इसको हमें प्रॉपर उसको डिटेल से जांच करनी ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले उनका विजन असेसमेंट, जो रोशनी की जांच दोनों आई की सेपरेटली, वो ज़रूरी होती है। वो रोशनी यदि कम है तो फिर उसको रिफ्रैक्शन प्रॉपर ग्लास देना ज़रूरी होता है। उसके बाद भी बच्चे को हेडेक का प्रॉब्लम है, वो देखना है कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा तो नहीं यूज कर रहा है, कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ये तो बहुत ज़्यादा नहीं यूज कर रहा है, तो उसे हमें फिर अवॉइड करना है और मिनिमाइज करना है, और हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है। ये सवाल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा भी कहा जाता है, मैंने सुना है कई बार, कि अगर बच्चे जो हैं वो धूप की रोशनी में, सूरज की रोशनी में खेल रहे हैं तो आँखों से जुड़ी समस्याएं जो है वो कम होती हैं। क्या इसके पीछे की लॉजिक है मैम? बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर हम अपने प्राचीन उसमें जाएं तो पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता था जी, और ये चीज़ें अब एक्सेप्ट हो रही हैं। इवन अमेरिका में ओपन स्कूल्स हो रहे हैं, अंडर द ट्री हो रहे हैं, क्योंकि विटामिन D3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, जो कि हमें आँखों की रोशनी के लिए, बच्चों की नज़र होती है दूर देखने के लिए ज़्यादा, तो जितना वो एक्सरसाइज करेंगे विटामिन D3 जाएगा उतना, जो कि हम दवा से या चीज़ों से उनको नहीं दे सकते, वो धूप की रोशनी से ही मिलती है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है कि बच्चों को खेलने देना चाहिए
और 1 घंटा कम से कम आउटडोर एक्टिविटीज़ जो कि बच्चों का नंबर भी कम रखती है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आज की डेट में इस बात से रोकना कि आप बिल्कुल भी टीवी ना देखें, आप बिल्कुल भी मोबाइल ना देखें। ये बहुत ही टफ टास्क है और ये समझ सकते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती होगी इस चीज़ को लेकर के। इस पर बात और भी करेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, पहले मैं पूर्वी चंपारण बिहार से बोल रहे हैं। पूछिए सवाल अपना। जी, तो जो मोतियाबिंद जो होता है सफेद परत जैसा है आँख में, सफेद जो होता है आँख में। हाँ बताइए। उसी के बारे में पूछना था, हमको पता करना था कि उसके साथ जो ऑपरेशन होता है उसके साथ लेंस भी लगता है। हाँ, जो पहले जो ये मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता था उस समय ये लेंस का आविष्कार नहीं हुआ था, इंट्राओकुलर लेंस। उसके लिए जो चश्मा लगाया जाता था उसका नंबर ज़्यादा होता था और नंबर ज़्यादा होने से उसमें बहुत तरह की परेशानी होती थी। डबल भी दिखता था या बड़ा दिखता था, क्लियर नहीं दिखता था और उसके अपने साइड इफ़ेक्ट, नुकसान थे। अब जो है इंट्राओकुलर लेंस का आविष्कार हो चुका है और बहुत सारे उसमें एडवांसमेंट आ चुके हैं। तो इंट्राओकुलर लेंस लगाने से जो है, एक तो चश्मे का बहुत कम पावर लगाने की ज़रूरत है या कभी कभी ना भी ज़रूरत पड़ती है, तो इंट्राओकुलर लेंस लगाना ज़रूरी है ऑपरेशन के साथ में, मोतियाबिंद का ऑपरेशन के साथ में। डॉक्टर साहब, ये सवाल जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास अब वक्त कम है और सवाल जो हैं वो बहुत सारे हैं और आपके पास भी निश्चित रूप से बहुत इन्फॉर्मेशन होगी जो शेयर करनी होगी, लेकिन ये सवाल जानना चाहेंगे कि आंखों से जुड़ी समस्या को लोग बहुत हद तक अवॉइड करते हैं। थोड़ी बड़ी समस्या होती तो लोग सोचते हैं कि चलो वो ठीक हो जाएगी, टायर्डनेस है या फिर कुछ है, सुबह उठेंगे तो ठीक हो जाएगी। कोई ये नहीं सोचता कि क्या पता जो सुबह होगी उस दिन आप देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। डॉक्टर के पास कब आना चाहिए इलाज के लिए डॉक्टर साहब? उसमें सबसे पहला है एज ग्रुप के अनुसार। बच्चे हैं तो बच्चों में कुछ कुछ वार्निंग साइन होते हैं, जिसको कि वो साइन है उसके बाद आपको जितना जल्दी हो सके आई के डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जो भी है वो उसमें क्या साइन क्या जैसे हो सकते उसमें एक तो भींगापन है, आँख तिरछी होना शुरू हो जाए, या फिर कभी कभी यह है आँखों में बिल्ली जैसी चमक, बिल्ली की आँखों जैसी चमक, जिसको हम लोग वाइट आई रिफ्लेक्स और कैट आई रिफ्लेक्स बोलते हैं। इस तरह का चेंजेस होना शुरू हुआ, या फिर आँख जो है स्थिर नहीं हो रही, जैसे उसको आप ये बोलते हैं कि आँख नाच रही है, इस तरह। तो इस तरह की कोई भी सिम्टम हो तो उसको सबसे पहले आई डॉक्टर के पास या आई हॉस्पिटल के पास जाना है। जहाँ तक ओल्ड एज की बात है तो ओल्ड एज में बहुत सारे मोस्टली है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमारी सडन रोशनी चली गई, या फिर हमें डबल दिख रहा है, या फिर पेन है कुछ उसके साथ में, या कुछ फ्लैशेज, चमक आ रही है आँखों में, चमक आ रही है। तो ये स्पेशली आँखों में जो चमक है वो फर्दर रेटिनल, जिसको पर्दा उखड़ जाना बोलते हैं, उसके लक्षण हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम तरह की आप लोगों ने जानकारी दी। तो आज के हमारे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि अंधापन नियंत्रण वीक चल रहा है और उसमें हमने आपको अंधापन से जुड़ी तमाम जानकारियां दी। अगले वीक आपसे फिर मिलूंगी किसी और सब्जेक्ट के साथ में, तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।